14 अगस्त 1947 के ठीक 3 दिन बाद एक इदारा बनता है, एक डिपार्टमेंट बनता है पाकिस्तान में। जितने भी इदारे और डिपार्टमेंट पाकिस्तान में मौजूद थे वो तमाम वही थे जो हमें विरासत में मिले थे, कहना चाहिए ब्रिटिश लॉर्ड के बनाए हुए थे। लेकिन एक ही इदारा जो 1947 14 अगस्त के ठीक 3 दिन बाद जिसकी मंजूरी दी जाती है वो होता है इस्लामिक रिकन्सिलेशन का डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट की मंजूरी दी जाती है कायद-ए-आज़म की तरफ से और उसका जो हेड बनाया जाता है वो मौलाना असद को बनाया जाता है। मौलाना असद वो साहब हैं जो एक ऐसे जूइश उलमा के घराने से ताल्लुक़ रखते थे जो दाई थे अपने मज़हब की तबलीग किया करते थे। अपने मज़हब की तबलीग के लिए वो और मज़ाहिब की लैंग्वेजेस भी सीखा करते थे ताकि उनमें भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं अपने लोगों को और फिर उनको कैसे डिफ्यूज़ करना है ये मामलात भी कर सकें। इस हद तक स्टॉन्च कटर किस्म के वो जूश घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अरबी सीखने के लिए जब वो इजिप्ट जाते हैं और वहाँ अरबी सीखते हैं तो अरबी सीखते सीखते उनको इतनी अवेयरनेस हो जाती है कुरान और इस्लाम के बारे में कि वो लॉजिकली कन्विंस हो जाते हैं इस रिलीजन पर और कन्वर्ट हो जाते हैं, इस्लाम ले आते हैं। ये वो मौलाना असद थे और जब पाकिस्तान बनता है, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान बनता है और वो पाकिस्तान का नाम सुनते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो वो इस ज़ौम में पाकिस्तान आते हैं कि ये वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो इस आइडियोलॉजी पे कायम हुआ है, जो इस नाम पे कायम हुआ है जिसका नाम ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जब वो इस ज़ौम में पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं और पूछना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर अपनी खदमात सरअंजाम दे सकता हूँ, उनके पास एक इमेंस नॉलेज था, एक्सपीरियंस था और बहुत ही लैंग्वेजेस पे कमांड थी उनका, तो उसको कायद-ए-आज़म उस शख्स को लेके जाते हैं और कहते हैं ये डिपार्टमेंट बन चुका है, आप इसको हेड कीजिए। ये एक मुमलिकत का सबसे पहला ही नहीं सबसे बुनियादी डिपार्टमेंट है क्योंकि इसकी बेस पे हमने ये मुल्क बनाया है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है जो कायद-ए-आज़म को सेक्युलर लीडर मानते हैं। उन्होंने कभी भी इस बात पे गौर नहीं किया कि ये डिपार्टमेंट ही क्यों बनाया उस शख्स ने। लेकिन फिर उसके बाद 4 ऐसी चीज़ें थी जो कायद-ए-आज़म कहते हैं कि हमें करनी चाहिए, इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है, जो और भी इस बात पे स्टैंप लगाते हैं, मोहर साबित करते हैं कि कायद-ए-आज़म बेसिकली अंदर से कितने बड़े मोमिन थे। उन्होंने कहा ये 4 काम इस डिपार्टमेंट को करने, जिसमें से पहला काम ये कि आइन इस्लामी हो इस मुल्क का, इसके बारे में काम शुरू करे ये डिपार्टमेंट। दूसरा काम इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसी कीजिए कि इस्लामिक कवानीन नाफिज हों और इस्लामिक माशियात का निज़ाम नाफिज हो सके, इस पे काम किया जाए। इंटरेस्ट फ्री माशरा कायम किया जाए, इस पे काम किया जाए। तीसरा काम वो कहते हैं इस्लामी बुनियादों पे तालीमी निज़ाम राइज करने के लिए काम किया जाए और चौथा काम वो कहते हैं उशर और ज़कात का एक सिस्टम और मैकेनिज़्म पूरी स्टेट में कायम हो। ये 4 वो काम थे जो कायद-ए-आज़म मौलाना असद को कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को लाजमी करने हैं और ये बुनियादी काम है इस रियासत के लिए। इन कामों को करने के लिए जो बुनियादी चीज़ें उस वक्त ज़रूरत महसूस हुई मौलाना असद को कि ये 2 काम अगर हो जाएंगे तो ये 4 काम फिर जो सजेशन दिए गए कायद-ए-आज़म की तरफ से ये करना बहुत आसान होंगे। उन्होंने वो सिफारिशात और वो सजेशंस जो थे अपने पास महफूज किए और उसके लिए जो 2 बुनियादी काम उनको करने थे उन्होंने वो आगे पहुंचाए, जिसमें फॉरेन पॉलिसी के डिपार्टमेंट में, फॉरेन ऑफिस के डिपार्टमेंट में भी गए और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो ब्यूरोक्रेसी के थे उनमें भी गए। और वो 2 बातें जिनमें एक बात ये थी कि जितने भी मदरसे हैं उनको ख़त्म किया जाए जड़ से, ताकि हर कोई अपना अपना मज़हब और अपना अपना नज़रिया लेके इस मुल्क में अपनी बुनियादें ना पका ले, क्योंकि हमें एक निज़ाम, एक नज़रिया चाहिए। एक ही आवाज़ के ऊपर लब्बैक कह के सबने ये मुल्क बनाया था। वो जो सब अपनी अपनी ईंट और अपनी अपनी मस्जिद लेके आएंगे, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएंगे, उससे ये तबाही की तरफ जाएगा। तो हमें सबसे पहले वो ख़त्म करने हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसके बाद हमें एक और चीज़ भी चाहिए कि जिन जिनको अंग्रेज़ों ने मरात दी थी वो तमाम लोगों से पावर्स ले ली जाएँ। जो अंग्रेज़ों के नवाजे हुए जितने भी लोग इस मुल्क में भर्ती हो गए हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, उनसे तमाम मरात और पावर्स और अथॉरिटीज़ ले ली जाएं। बस यही 2 काम थे, अगर हो जाते हैं तो वो 4 काम जो कायद-ए-आज़म ने कहे थे वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगे। ये उनकी वो 2 डिमांड थी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी उस वक्त भी लॉर्ड थी और उसके बाद भी लॉर्ड रही और आज तक भी उसी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं। पॉलिटिशियंस की सपोर्ट उस वक्त भी थी और आज भी उनको मिलती रहती है। ये उनको और वो उनको चलाते रहते हैं। तो हुआ ये कि वहाँ पे सर ज़फ़रुल्लाह जैसे लोग भी मौजूद थे जो उनके ख़िलाफ़ हुए और ऐसे और भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो उस वक्त हमारे यहाँ भर्ती किए गए थे ब्रिटिश लॉर्ड की तरफ से, जो हमें इनायत किए गए थे, विरासत में मिले थे, वो तमाम उनके ख़िलाफ़ हुए और उनको एक महज मामूली सा पेशा देने की रिक्वेस्ट की गई कि आपको फ़ॉरेन पॉलिसी या फ़ॉरेन ऑफिस में एक नौकरी दी जाती है जिसमें आप मिडिल ईस्ट से कनेक्शन डेवलप करेंगे कि आपको अरबी आती है तो आप वहाँ से कनेक्शन डेवलप, कम्युनिकेशन डेवलप करने या PR का काम करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते हैं, बहुत मायूस होते हैं क्योंकि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ज़ोम में आए थे।
وہ ایجپٹ واپس چلے جاتے ہیں، اور جس روز وہ ایجپٹ جاتے ہیں اس کے اگلے ہی دن وہ ڈپارٹمنٹ اور اس کا آفس جہاں پہ وہ تمام مواد پڑا ہوا تھا، جسے اسلامک ریکنسلیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، وہ جل جاتا ہے، اس کا ریکارڈ جل جاتا ہے، اور دنیا کو کبھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ سیکولر لیڈر نہیں تھا، یہ کون لیڈر تھا، اس کا ریکارڈ جل جاتا ہے۔ اور پھر پوری دنیا آج تک بھی اس بات پہ مہر لگانے پہ تیار ہے کہ یہ ملک بنانے والا ہی سیکولر تھا، اور اس کے اوپر ایسے ایسے الزام لگائے جاتے ہیں کیونکہ پروف جو تھا وہ چلا گیا تھا اور جل گیا تھا۔ یہ تمام باتیں آج کیوں یاد آ رہی ہیں ہمیں؟ کیونکہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج ہمارے بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہم نے بنائے تو ہیں لیکن شاید وہ کام نہیں کر رہے، یا وہ کام کر رہے ہیں تو پھر سے وہی بیوروکریسی یا پھر سے وہی پولیٹیکل سپورٹ ان کو کام کرنے نہیں دے رہی۔ نیب کا ادارہ بنایا گیا تھا اپنے مفاد کے لیے، لیکن جب وہ عوام کے مفاد کے لیے کام کرنے لگا تو پھر انہی بنانے والوں کو اس میں کھوٹ نظر آنے لگا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی کڑیاں ہیں جن کو آج ہم جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہماری جوڈیشری جو آج کام کر رہی ہے وہ آج کسی کو پسند آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ جب ڈپارٹمنٹس ہم نے بنائے تھے تو ان ڈپارٹمنٹ میں سے بہت سی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی کیونکہ وہی جو مراد یافتہ لوگ تھے انگریزوں کے، انہی کی اولادیں آگے کام کرتی رہیں، تو تیل تو نکلتا رہا، گیس تو آتی رہی، لیکن اس کو ریفائن کرنے والی ریفائنریز کبھی نہیں لگ سکیں۔ آج پاکستان خوشخبریاں سنا رہا ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر خوشخبریاں سنا رہا ہے، پاکستان کی زمین کے اندر ہمارے لیے خوشخبریاں دفن ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کو نکالنے کے لیے مشینیں ہمارے پاس نہیں ہیں کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹس کبھی بھی ڈیولپ نہیں کیے گئے جو یہ کام کر سکتے